हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सोल्यूशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने मोलैरिटी के ऊपर बात किया था, उसी के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के सेशन में मोलैलिटी यानी मोललता हम देखेंगे और साथ ही हेनरीज लॉ पर बात करेंगे। ओके, चलिए। तो हमने बात की थी मोलैरिटी, मोलैलिटी जिसको मोललता कहा जाता है, स्मॉल एम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मोलैलिटी या मोललता आपका क्या है? कोई भी जो विलयन है उस विलयन में आप विलायक की बात करते हैं कि 1 किलोग्राम, किलोग्राम यानी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 किलोग्राम द्रव्यमान में विलायक के जो जितने भी विलेय के मोलों की संख्या वहां पर उपस्थित होगी उसे क्या कहा जाएगा? विलयन की मोललता कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसको क्या कहा जाएगा? विलयन की मोललता कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी क्या हो गई? मोललता हो गई, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आप इसको क्या कहेंगे? बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ moles of solute in 1 kilogram of solute, ठीक है। ये क्या है? ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, विलेय के मोलों की संख्या है जो कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of solute to the mass of solvent in kg, ठीक है। ये क्या है? ये अनुपात है। किस किस का अनुपात है? आप बताएंगे विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है। क्या कहा मैंने? यह है विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं मोललता, विलयन की मोललता m बराबर क्या होगा? तो विलेय के मोलों की संख्या बटे
विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। और अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम की जगह ग्राम में होगा तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, ठीक है ना। ये हो जाएगा मोलता m1। यहाँ पे आप ग्राम में लिख लें। चलिए, मोलैलिटी m is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram, again number of moles of solute divided by mass of solvent in gram into 1000, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। 34.2 ग्राम ऑफ sugar was dissolved in water to produce 214.2 gram of sugar syrup calculate molality and mole fraction of sugar in solution, ठीक है। जल्दी से करेंगे। लेट्स सी क्या क्या आपको दिया गया है सॉल्यूशन में। सबसे पहले बताओगे गिवन क्या क्या है। गिवन मास ऑफ शुगर है आपके पास 34.2 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ शुगर सिरप है आपके पास, यानी कि सोल्यूशन का मास है आपके पास, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 214.2 ग्राम, okay। Now we know that mass of solution is equal to mass of solvent plus mass of solute, ठीक है। देखो जो शुगर है यहाँ पर वो आपकी क्या है, सोल्यूट है, यानी कि विलेन, ठीक है ना। और जो शुगर सिरप सिरप की बात की जा रही है वो आपका क्या है, वो यहाँ पर सोल्यूशन है, यानी कि विलियन है, ठीक है। तो विलियन का द्रव्यमान क्या होगा, विलियन का द्रव्यमान बराबर होगा विलायक का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान, यही होता है। तो यही हमने लिखा, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ solvent is equal to mass of
solution minus mass of solute। ठीक है, सोल्यूशन से अगर देखो दो चीज मिल करके सोल्यूशन बना रही है, दो चीज यानी कि आपका क्या क्या, एक विलेय दूसरा विलायक, विलेय और विलायक मिल करके विलियन बना रहे हैं। विलियन का द्रव्यमान आपके पास है, विलेय का भी है, विलायक का कैसे निकालेंगे, विलियन के द्रव्यमान से अगर आप विलेय के द्रव्यमान को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन है आपके पास 214.2 ग्राम माइनस ये कितना क्या हो गया आपका, विलेय का द्रव्यमान हो गया 34.2 ग्राम। ठीक है, तो ये ग्राम में आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट का जो आपका द्रव्यमान है वो मिल जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.180 किलोग्राम। ठीक है ना, इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका किलोग्राम में आ जाएगा 0.180 किलोग्राम। ये क्या हो गया, ये द्रव्यमान। ठीक है, किसका, सॉल्वेंट। चलिए इतना करिए, फिर हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। ओके, और देन हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्वेंट का मास निकाला है उससे आप शुगर के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे। क्लियर। चलिए अब निकालना है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। ठीक है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए शुगर का, मोलर मास ऑफ शुगर, और शुगर का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है ना, चलिए निकाल लेंगे, कार्बन 12 गुणा 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 22, ऑक्सीजन 16 इंटू 11। ठीक है, करिए कैलकुलेट। ये आपका आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 176। सभी को ऐड कर लेंगे आपस, तो 342 ग्राम पर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मोलर मास आ गया। ना अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 34.2, मोलर मास 342। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 मोल, 0.1। ये क्या है, इतने शुगर के वहां पे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उस शुगर सिरप की जो आप बात कर रहे हैं उसकी। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, अब आपको निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर आपने निकाले हैं इनको डिवाइड कर देंगे जो आपने पहले मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट किया था उस। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगी, पूरे सॉल्यूशन की मोलैलिटी पता चल जाएगी। क्लियर है, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए अब molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। ठीक है, तो 0.1 को डिवाइड कर देंगे 0.180, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.5556। इतना मोल पर केजी, ये क्या होगी, इसकी मोलैलिटी हो। ओके, चलिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछ रहा था कि आपको शुगर का मोल फ्रैक्शन भी निकालना है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं लगभग सभी चीजों के। सभी चीजें बोले तो आपका विलेय, विलायक और विलियन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है उनके। ठीक है ना, तो इसके लिए क्योंकि सोल्यूट जो आपका था शुगर उसके नंबर ऑफ मोल्स तो आपने कैलकुलेट कर लिए थे, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको देखना है। ठीक है ना, सो
So molecular mass of water, that is a H2O, ठीक है, जो कि कितना हो जाता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, इसको आप मोलर मास भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो कि आपका क्या है सॉल्वेंट है, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जो आपने सोल्यूशन से सोल्यूट के मास को माइनस करके निकाला था 180 ग्राम, 180 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, ये आप कर लेंगे तो कितना आ गया आपका 10 मोल आ गए, यानी वाटर के वहां पर कितने 10 मोल्स प्रेजेंट। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, total number of moles is equal to number of moles of sugar plus number of moles of water, ठीक है, तो इसके आए थे 0.1 और इसके आए थे 10 इज इक्वल टू 10.1 मोल, ठीक है, इतने मोल वहां पर उपस्थित है विलियन। ओके, अब आपको क्या करना है मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 10. ओके, यही आएगा। इतना लगभग तो ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया प्रश्न का एक पार्ट, और दूसरा क्या था मोलैलिटी था जो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो दोनों टर्म्स क्या आपने सॉल्व कर लिया है, मोल फ्रैक्शन का भी और मोलैलिटी का। चलिए नेक्स्ट, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या था, हेनरी ने स्थिर ताप पर एक नियम दिया था, ठीक है ना, स्थिर ताप पर विलायक की ज्ञात मात्रा में विलेय गैस की मात्रा साम्यावस्था में या साम्यावस्था पर विलयन में लगने वाले दाब के समानुपाती ठीक है, विलियन में लगने वाले गैस के दाब के समानुपाती भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या समझ में आया आपका, आपके आपके पास विलियन था, ठीक है ना, विलियन में क्या क्या है, एक तो आपका विलायक है जो कि द्रव है, ठीक है, इसमें आपने एक विलेय
गैस को घोलना है, ठीक है, इसको घोलना है। अब जब आप क्या कर रहे हैं, द्रव में गैस को मिला रहे हैं, तो गैस नॉर्मल कंडीशंस पे तो नहीं मिलती आपकी, नहीं घुलेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस गैस के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो विलियन में लगने वाले गैस के दाब के समानुपाती आप लिख सकते हैं। तो गैस के ऊपर हम दाब लगा रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप दाब लगाएंगे, जो गैस है वो उतनी ज्यादा वहां पर डिजोल्व होगी। ज्यादा से अर्थ है उसकी मात्रा, ठीक है ना। यानी जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उतनी अधिक गैस आपकी घुल रही है। प्रेशर कम कर रहे हैं तो गैस जो विलय हो रही है उसकी मात्रा भी कम हो रही है। तो वही बोला, जो ज्ञात मात्रा है विलायक में, उसमें विलय गैस की, जो विलय गैस की मात्रा है, ठीक है ना, यानी जो उसका द्रव्यमान होगा, जो हम कह रहे हैं कि बहुत अधिक गैस घुल रही है, तो वो बहुत अधिक का मतलब उसकी मात्रा से, तो गैस की मात्रा अधिक होगी, यानी अधिक गैस घुलेगी अगर दबाव अधिक लगाया जाएगा तो, ठीक है। यानी दाब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके जो विलय गैस है उसकी मात्रा की, यानी कि उसके द्रव्यमान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बताएंगे, और यहीं पर आपका हेनरी कांस्टेंट निकलकर आता है जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते, ठीक है ना। तो ये आपका हेनरी का नियम हो गया। आने वाले सेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हेनरी का नियम एक तो पूछा जाता है, इसकी लिमिटेशंस पूछी जाती है, एप्लीकेशंस पूछी जाती है, इसके अलावा इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओके, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।